गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 15 स्टार्ट करेंगे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इस पार्ट में हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे और एनर्जी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं, हम उस चीज को समझते हैं, है ना। व्हाट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम? तो वेरियस ऑर्बिटल्स की जो रिलेटिव एनर्जी होती है उसके रीअरेंजमेंट को शो करते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम से। कैसे शो करते हैं? देखिए, रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, उसको शो करने के लिए हम जो अरेंजमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए जो है एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, या हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल जो है, वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन के लिए, ये एक्चुअल में एल की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल की वैल्यू, एल वैल्यू। ओके, तो देखिए, जैसे सारी ही सब शेल जो होते हैं, एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सब शेल को डिफाइन करती है एस पी डी एफ, है ना। तो इन सबके लिए एनर्जी की वैल्यू जो है हाइड्रोजन एटम में सेम होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम एक डायग्राम से इस चीज को समझते हैं बच्चों। यह हाइड्रोजन के लिए आपको एक्सप्लेन किया गया है। यह हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है। हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट 1s सेल है, ये 2s और 2p, इनकी एनर्जी आपको बिल्कुल ठीक एक जैसी लग रही है ना। तो यहाँ सेम एनर्जी है। ये आपका 3p3 3s 3p3d, इनकी एनर्जी सेम है। और एनर्जी की वैल्यू जो है यहाँ ये इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज होती हुई ये दिख रही है। अब यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है, मैंने बताया। तो ये एन का मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और ये 3 है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, जैसे 1s, फिर 2s और फिर 3s, तो इस तरीके से जो एन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है हाइड्रोजन के लिए। लेकिन बच्चों, यहाँ पे देखिए, 2s 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम। तो देखिए, 2s 2s और 2p के लिए एनर्जी की वैल्यू सेम होती है ना। 2s एंड 2p के लिए। इसी तरीके से 3s 3p और 3d के लिए एनर्जी की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 1s सबसे कम एनर्जी, फिर हम इसको लिखते हैं 2s इजिकल टू 2p। उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं 3s इजिकल टू 3p इजिकल टू 3d। ये सेम एनर्जी है, ये सेम एनर्जी है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 4s 4p 4d इजिकल टू 4f। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का जो 1s होता है ना, तो ये एक्चुअल में मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। कैसी होती है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। इस मोस्ट स्टेबल स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ओके। और हाइड्रोजन की जो अदर स्टेट होती है, जैसे ये 2s 2p 3s 3p 3d, ये सारी स्टेट जो है ना, 1s के अलावा जो ऊपर वाली स्टेट है वो सारी हायर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे है हायर ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सबको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन लेवल डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया, इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखिए बच्चों, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये चीज मतलब एप्लीकेबल नहीं है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है बच्चों, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए क्या होता है कि एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो आपके एन की वैल्यू सेम होने पर एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, तो सेम वैल्यू एन की हो और एल की वैल्यू जो है डिफरेंट हो, तब एनर्जी की वैल्यू भी आपकी डिफरेंट होगी, एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट सब सेल और सेम एनर्जी सेल के लिए एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे यदि सब सेल जो है वो डिफरेंट हो, यदि डिफरेंट सब सेल और सेम शेल, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट। किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। देखिए बच्चों, तो ये जो है ना आपका यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए 2s एंड 2p, इन दोनों की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, 3s 3p 3d, इनकी भी एनर्जी डिफरेंट होगी। उसके अलावा 4s 4p 4d एंड 4f, इनकी भी एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ऐसा क्यों होता है, जबकि हाइड्रोजन में तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होने का रीजन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका म्यूचुअल रिपल्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि म्यूचुअल रिपल्शन एमंग इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन में क्या होता था, हाइड्रोजन में केवल अट्रैक्शन ही होता है। कैसे अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन में, देखिए हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इन दोनों में केवल अट्रैक्शन होता है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है वो केवल अट्रैक्टिव टाइप का होता है, इसलिए इनके जो एनर्जी, जो डिफरेंट डिफरेंट सब सेल की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि अट्रैक्शन तो होता ही है न्यूक्लियस और आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो न्यूक्लियस का ये चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि एनर्जी की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये कैसे है एनर्जी लेवल, ये वाला है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी लेवल की, देखो वैल्यू कैसे है। ये आपका 1s है, 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा है, 2s से 2p की ज़्यादा है, 2p से 3s की एनर्जी ज़्यादा है, 3s से 3p की एनर्जी ज़्यादा है, फिर 4s और फिर 4d।
इस तरीके से ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब सब शेल की एनर्जी भी आपको, ये 3s3p की एनर्जी डिफरेंट है, 2s2p की एनर्जी डिफरेंट है, 4s4d की एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए स्लाइटली एनर्जी में थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी में चेंज होने के पीछे रीजन क्या होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में? एक तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल रिपल्शन। तो यहाँ पे 3 फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर है आपका, वो है कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है? तो ये एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की 3 फैक्टर पे। दूसरा है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी लेवल। इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर एनर्जी लेवल में भी आपका ऑक्यूपाई होता है ना। तो जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये बहुत सारे एनर्जी लेवल में इस तरीके से बना देता हूँ, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल है बच्चों। और यहाँ पे ये एनर्जी लेवल जो है ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखिए ये आउटर मोस्ट ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो लग ही रहा है। लेकिन ये इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, ये इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देते हैं, है ना। किसके लिए? आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये एक स्क्रीन का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? स्क्रीन का काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक दीवार का काम करते हैं। तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो नेट पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस से वो मतलब कम कम एक्सपीरियंस करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को इंक्लूड करते हुए जो न्यूक्लियस का चार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको हम बोलते हैं नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में होते हैं। ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होते हैं, फिर पी ऑर्बिटल के न्यूक्लियस से थोड़े से दूर होते हैं, फिर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एस के इलेक्ट्रॉन, एक ही सेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होते हैं, फिर पी के, फिर डी के और फिर एफ के। तो ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा बाउंड रहते हैं एस के इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, फिर डी के और फिर एफ के। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप कि मैंने आपको एसपीडीएफ के बारे में बताया। तो ये एस जो है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है, तो इस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम एप्लीकेबल होता है ना। तो ये सबसे कम स्क्रीन जो है वो इफेक्ट करता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इस एस पे ज्यादा होता है। और ये जो कंपेरेटिवली जो पी जो है उससे दूर होता है, फिर डी उससे दूर होता है और एफ उससे दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है। एस पे सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट ये फील करता है ना। तो ये न्यूक्लियस से मोर टाइटली बाउंड होता है। और ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। कौन? एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। फिर पी ऑर्बिटल जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीनिंग आ जाता है। डी ऑर्बिटल और दूर होता है, स्क्रीनिंग की वजह से जेड इफेक्टिव कम एक्सपीरियंस करता है।
फिर एफ ऑर्बिटल और दूर होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ने पर, है ना, एल की वैल्यू बढ़ने पर आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। जैसे देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका एफ के लिए ज्यादा है तो उसके लिए जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। डी के लिए एल की वैल्यू, यहाँ पे एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है ना, यहाँ डी के लिए 2 होती है, पी के लिए 1 होती है और एस के लिए 0 होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये अभी बताया था मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो ये जो है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करता है एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जितनी एफ की वैल्यू, जितनी एस की वैल्यू बढ़े, जितनी आपकी एल की वैल्यू बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव जो है उतना ही कम होगा। तो देखिए मतलब जेड इफेक्टिव कम होगा मतलब वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उतना ही कम अट्रैक्टेड होगा। मतलब जो जैसे एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास में है तो इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, एनर्जी कम होती है। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो एस की एनर्जी सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। पी की एनर्जी उससे ज्यादा, फिर डी की उससे ज्यादा और फिर एफ की उससे ज्यादा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सबसे पास होता है तो इस पे कोई स्क्रीनिंग काम नहीं करती या फिर कोई शील्डिंग काम नहीं करती। इस पे शील्डिंग इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि एल की वैल्यू बढ़ने पर आपके ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आपकी एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू सेम है और एल की वैल्यू जो है वो हायर है, तब भी एनर्जी जो है उस ऑर्बिटल की ज्यादा होगी। ठीक है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए बच्चों सेम एन वाले और हायर एल वाले मैं ऑर्बिटल्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे 2s और 2p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2s और 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2p के लिए भी n की वैल्यू 2 है, लेकिन l की वैल्यू इसके लिए 0 है और इसके लिए l की वैल्यू 1 है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 2p ऑर्बिटल की ज्यादा होगी। इसी तरीके से देखिए आप 3s, 3p और 3d इन ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है लेकिन l की वैल्यू डिफरेंट है। l की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, यहाँ पे l की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो एनर्जी इसकी इस तरीके से ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब 3p से 3s से 3p की एनर्जी ज्यादा होगी और 3p से 3d की एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि जो दो ऑर्बिटल्स जो है जिनकी हायर एनर्जी शेल्स है लेकिन वो लोअर एनर्जी शेल से भी कम एनर्जी रखते हैं। जैसे आप देखिए 4s और 3d की बात करें हम तो 4s और 3d के अंदर बच्चों 4s जो है उसकी n की वैल्यू 4 है, हायर एनर्जी है, और d के लिए n की वैल्यू 3 है। फिर भी आपकी एनर्जी जो है बच्चों वो 3d की ज्यादा होती है। ठीक है, 3d की ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको l की वैल्यू समझ में आ गई। यदि n की वैल्यू सेम है और l की वैल्यू ज्यादा है तब भी एनर्जी जो है वो l की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पे एक चीज है कि 4s और 3d इनमें जो ये हायर एनर्जी वाला शेल है और ये लोअर एनर्जी वाला शेल है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ एग्जांपल में ऐसा देखने को मिलता है कि लोअर एनर्जी वाले शेल की एनर्जी हायर एनर्जी वाले शेल की एनर्जी से ज्यादा होती है। ये हमको
यहाँ पे भी देखने को मिलता है 5s और 4d के अंदर। तो 5s और 4d में n की वैल्यू 5 है और बच्चों 4d में n की वैल्यू 4 है, तब भी आपकी एनर्जी जो है वो 4d की 5s से ज्यादा होती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही बच्चों, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।